और आइए शुरुआत कर रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और आपको हिला देने वाली खबर कि कैसे पंजाब को देश से तोड़ने की साजिश हो रही है। बहुत बड़ी खबर है। क्या पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार से नहीं संभल रहा है, भगवंत मान से नहीं संभल रहा है? क्योंकि जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए, पंजाब की तस्वीर आप ये देख रहे हैं। आप देखिए हाथों में बंदूक, 1 2 3 4 5 6 ये बंदूकें हैं पंजाब में। आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। आखिर पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में सड़कों पर इतने असलहे, इतनी बंदूक कैसे आ गई? सुन रहे हैं आप? देखिए जरा ये तस्वीर देखिए जरा, असलहे बंदूक ही बंदूक आपको नजर आएगी। ये पंजाब की हकीकत है। पंजाब में आखिर इतनी बंदूकें, ये क्या हो रहा है? ये डराने वाला है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पंजाब में सब कुछ सामान्य नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पंजाब में कुछ तो गड़बड़ है। कौन है जो पंजाब को देश से अलग करने की साजिश रच रहा है? क्या हो रहा है पंजाब में? अगली तस्वीर में दिखाता हूं, आइए अगली तस्वीर देखिए। ये वो शख्स है जिसके गाड़ी में आप देख रहे हैं 1 बंदूक, 2 3 4 और पीछे देखिए गाड़ियों का काफिला। पंजाब की सड़कों पर यह काफिला नजर आ रहा है। आखिर पंजाब में हालात कैसे असामान्य होते जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो खुलेआम बंदूक लेकर घूम रहे हैं और भगवंत मान सरकार क्या कर रही है? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं कुर्सियां तोड़ दी गई गुरुद्वारे में घुसकर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। गुरुद्वारे में घुसकर कुर्सियां तोड़ दी गई, गुरुद्वारे के फर्नीचर को तहस नहस कर दिया गया तलवारों से। ये देख रहे हैं आप, भालों से कुर्सियां तोड़ दी गई। हाथ में अलग अलग तरह के हथियार हैं। गुरुद्वारे के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गुरुद्वारे में देखिए क्या हो रहा है। पूरी कुर्सियां तोड़ी जा रही है, पूरा फर्नीचर गुरुद्वारे का तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया। ये कौन लोग हैं? पंजाब में आखिर क्या करने की तैयारी है? क्या हो रहा है गुरुद्वारे में? इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन अगली तस्वीर देखिए जरा। और उसके बाद गुरुद्वारे के अंदर ये सारा फर्नीचर बाहर निकालकर जला दिया गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। गुरुद्वारे से पूरा फर्नीचर निकालकर आग के हवाले कर दिया गया। क्या भगवंत मान ये तस्वीरें देख रहे हैं? क्या केजरीवाल ये तस्वीरें देख रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी ये तस्वीरें देख रही है? गुरुद्वारे के फर्नीचर को किसने आग लगाई? क्यों आग लगाई गई? सवाल बुनियादी ये है, आखिर कौन है जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है? कौन है जो पंजाब में आग लगाना चाहता है? रिपोर्ट देखिए जरा। ये पंजाब की तस्वीर है। क्या केजरीवाल और भगवंत मान ये तस्वीरें नहीं देख रहे? पंजाब में खुलेआम खालिस्तान समर्थक बंदूकों से लैस होकर घूम रहे हैं। यह है अमृतपाल, खालिस्तान की पैरवी करने वाला। पंजाब के भोले भाले लोगों को देश के खिलाफ भड़काने का आरोप है। अमृतपाल के साथियों के हाथ में 2 नली बंदूकें हैं। 1 बंदूक, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6ठी और ये 7वीं। 10 से ज्यादा असलहे तो सिर्फ इस तस्वीर में दिख रहे हैं। क्या पंजाब को फिर से सुलगाने की साजिश हो रही है? पंजाब में इस खालिस्तान समर्थक को न पुलिस का डर है और न कानून का खौफ। क्या पंजाब फिर से भिंडरे वाला दौर में जा रहा है? पंजाब के जालंधर गुरुद्वारे में घुसकर अमृतपाल के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की। सारी कुर्सियां तोड़ दी गई। चाकू और तलवार से गुरुद्वारे के फर्नीचर की गद्दियां फाड़ दी गई। और इतने से भी दिल नहीं भरा तो गुरुद्वारे की कुर्सियों को आग लगा दी। यह सब कुछ पंजाब में खुलेआम हुआ। आम आदमी पार्टी सरकार और पुलिस तमाशा देखती रही। क्या देश के एक राज्य को तोड़ने की यह सबसे बड़ी साजिश है? क्या आप सरकार से पंजाब के हालात अब संभल नहीं रहे? भगवंत मान के सीएम बनने के बाद से पंजाब में खालिस्तान तेजी से पैर पसार रहा है। पंजाब में खालिस्तान समर्थक तेजी से सिर उठाने लगे हैं। अमृतपाल पंजाब की सड़कों पर खुलेआम घूमता है। लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला। इस जीप में अमृतपाल सवार है। 4 लोग डबल बैरल बंदूक के साथ गाड़ी में सवार हैं और पीछे तक गाड़ियों में असलहे के साथ उसके समर्थक चल रहे हैं।
इन तस्वीरों के साथ सवाल यही है, क्या पंजाब भिंडरेवाला के दौर में लौट रहा है? क्या पंजाब में खालिस्तानी साजिश की तैयारी है? क्या पंजाब को फिर से जलाने और सुलगाने के षड्यंत्र है? हिला देने वाली खबर है। पहली बार आपने देखी होंगी इस तरह की तस्वीरें कि पंजाब में खुलेआम कोई बंदूक लेकर कैसे घूम सकता है। तो देखिए, मैं आपसे तारुफ कराने जा रहा हूं इस शख्स का जिसे आप देख रहे हैं। यह है अमृतपाल। ये कौन है इसके बारे में आपको बताऊंगा। पंजाब की आजादी मांगने वाला नया खालिस्तानी, इसका नाम है अमृतपाल सिंह। चश्मा लगाए हुए गाड़ी में देख रहे हैं असलहे, जीप में इसके साथ जो लोग रहते हैं पूरी तरह से बंदूकों से लैस रहते हैं। उम्र सिर्फ 29 साल है इसकी, सिर्फ 29 साल। भिंडरेवाला जैसा वेश बनाए रहता है और लगातार भड़काऊ बयानबाजी करता है भारत के खिलाफ। खालिस्तान भिंडरेवाला की बात करता है। ये वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़ा हुआ है। आप जानते होंगे दीप सिद्धू को, अभिनेता दीप सिद्धू ने यह संगठन बनाया था वारिस पंजाब दे। और दुबई में यह अमृतपाल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था दुबई में। सिद्धू की मौत हो गई तो दुबई से अपना काम समेटकर यह वापस भारत पंजाब में आ गया। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल भारत आया। इसके बाद जो दीप सिद्धू का संगठन था वारिस पंजाब दे, उस संगठन से जुड़ गया है। फेसबुक ट्विटर पर समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है। अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा का यह रहने वाला है और अमृतपाल सिंह ने 12वीं तक पढ़ाई की हुई है। तिरंगे को लेकर भी विवादित टिप्पणी कर चुका है। पंजाब में खुलेआम घूम रहा है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल के समर्थक भी तांडव मचा रहे हैं पंजाब में। भिंडरेवाला को अपनी प्रेरणा बताता है अमृतपाल और भिंडरावाला के रास्ते पर चलने की कसम खाई है इसने। 1970 के दशक में पंजाब में भिंडरेवाला का तांडव था। आजाद भारत का सबसे बड़ा बागी भी कहा जाता है भिंडरेवाला को। भिंडरेवाला अलग सिख देश का समर्थक था। अलग सिख राज्य की मांग पर पंजाब में हिंसा भी हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इस पर काबू पाया गया था। क्या पंजाब फिर से एक बार उसी तरफ बढ़ रहा है, 70 के दशक की तरफ? क्या भिंडरेवाला की जो साजिश थी उसी साजिश पर पंजाब आगे बढ़ रहा है? ये कोई बात और नहीं कह रहा है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे सहयोगी पीयूष ने की पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से, जो पंजाब में इस वक्त हालात क्या है वो बता रहे हैं। गवर्नमेंट का पंजाब का ये काम है, लॉ एंड ऑर्डर इज पंजाब गवर्नमेंट का काम है और उनको ये एक्शन लेना पड़ेगा कि ये कानून हमारा खराब ना हो। आज ड्रोन आ रही हैं, हथियार आ रहे हैं और अगर ये अमृतपाल के साथ और भटकावा होगा पंजाब में तो नुकसान होगा हमारा। एक बार हमने देख चुके हैं, हम दोबारा नहीं देखना चाहते। मैं तो पंजाब में 53 ईयर्स पॉलिटिक्स हो गए मुझे। मैं भिंडरावाला की मूवमेंट देख रहा हूँ शुरू से एंड मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से पंजाब हमारा खराब हुआ और मैं दोबारा नहीं चाहता। तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मैं भिंडरेवाला का मूवमेंट देख चुका हूं, मैं दोबारा नहीं चाहता कि वो परिस्थिति पंजाब में बने। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ तस्वीरें। अमृतपाल, आप देख रहे हैं सूरी, हिंदू नेता की हत्या हुई थी पंजाब में। ये देख रहे हैं गोलियों से भून दिया गया था। ये तस्वीरें में जो आपने पिछले दिनों देखी, डरा देने वाली तस्वीरें थी कि किस तरह से उनकी हत्या की गई। पिछली तस्वीर दिखाई, ये बैठे हुए थे और उनकी हत्या की गई। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, इनका नाम था सूरी, जिनकी हत्या की गई। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जिसकी अरेस्ट हुआ था सूरी की हत्या में। सूरी की हत्या में भी अमृतपाल पर आरोप लगा था कि सूरी की हत्या करने वाला अमृतपाल समर्थक था। अब देखिए जरा, हिंदू नेता को मारने वाला जो था वो अमृतपाल को ही सुनता था। अमृतसर में नवंबर में हिंदू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोप लगे और हत्या के बाद सूरी के बेटे ने यह आरोप लगाया था अमृतपाल पर। यह जो आप देख रहे हैं अमृतपाल है, अमृतपाल पर हत्या का आरोप लगा। सूरी के हत्यारों की गिरफ्तारी में यह खुलासा हुआ था। आरोपी के तार अमृतपाल सिंह से जुड़े थे। हत्यारा अमृतपाल सिंह का समर्थक बताया जाता था और अमृतपाल के भड़काऊ भाषणों को वो सुना करता था। अमृतपाल को तब नजरबंद भी किया गया था उस दौर में। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि आखिर पंजाब में पिछले दिनों हुआ क्या है। वो मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि पंजाब में एक एक करके अगर आप कड़ियां जोड़ें कि हालात कैसे बिगड़े हैं। जरा ये तस्वीर देखिए,
ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे थाने पर हमला हुआ तरन तारन में। आरपीजी, ये देख रहे हैं, आरपीजी गन से थाने पर अटैक हुआ था, यानी पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं मोहाली में खुफिया पुलिस के हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। क्या हो रहा है पंजाब में ये बता रहे हैं, हेडक्वार्टर तक में ये हमला हुआ। अगली तस्वीर दिखाई जरा, काली माता के मंदिर में अटैक हुआ था। देखिए पत्थर चले, तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्थर चले और मंदिर में, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, बहुत अहमियत रखता है, लोगों की श्रद्धा और आस्था है, उस मंदिर में पत्थर चले थे। ये वो तस्वीर है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? बुनियादी सवाल ये है, पंजाब में जो साजिश हो रही है, देश का अभिन्न हिस्सा है पंजाब, और पंजाब को देश से तोड़ने की साजिश में खालिस्तान समर्थक पाकिस्तान भी शामिल है। अगर आप देखिए तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तानी ड्रोन है। पाकिस्तान अपने ड्रोन के जरिए असलहे भेज रहा है भारत में। ये ड्रोन कहां गिरते हैं? आके पंजाब में, गांव में, रूरल एरिया में ड्रोन गिरते हैं और ये असलहे बंदूक लेकर आते हैं। खास मकसद के साथ ये ड्रोन भेजे जाते हैं पंजाब में। ये छोटी बात नहीं है, अंदर से बहुत चीजें तैयार हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, सिर्फ बंदूकें नहीं, असलहे नहीं, ड्रग्स देखिए जरा। ये ड्रोन से ड्रग्स भेजी गई पंजाब में, पूरे पंजाब को नशे में डुबो दिया गया। ये उस साजिश का हिस्सा है जो पंजाब के खिलाफ रचा जा रहा है। और ये सब कौन कर रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, खालिस्तान समर्थक संगठन के मुखिया एसएफजे ने अभी चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी किसे? शहबाज शरीफ को, कि पंजाब में खालिस्तान का मसला उठाइए। पंजाब में वो चिट्ठी दिखाई, अगली तस्वीर दिखाई, चिट्ठी। ये चिट्ठी है जो लिखी है पन्नू ने शहबाज शरीफ को, और रेफरेंडम की मांग की है खालिस्तान में, पंजाब में। देखिए जरा चिट्ठी में क्या लिखा है पन्नू ने। इसलिए कह रहा हूं कि क्या केजरीवाल और भगवंत मान को नींद से जाग जाना चाहिए, पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। चिट्ठी देखिए, खालिस्तान को पाकिस्तान से लगातार मदद मिल रही है। खालिस्तान आंदोलन जिंदा रखने की पाकिस्तान की साजिश है। खालिस्तानी संगठन ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। सिख फॉर जस्टिस ने जनमत संग्रह में मदद मांगी है। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख पन्नू ने शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी। अब आप समझिए पाकिस्तान क्या चाहता है। वो चाहता है कि पंजाब में अनरेस्ट हो, वो चाहता है कि पंजाब में स्थिति ठीक ना रहे, इसलिए पाकिस्तान और ये खालिस्तानी संगठन यही कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पंजाब में जो भी खालिस्तान समर्थक हो उसका सिर उठने ना दिया जाए। पाक से कश्मीर के साथ खालिस्तान का मुद्दा उठाने को कहा इसने। शरीफ से वैश्विक जनमत संग्रह में शामिल होने की अपील की है, और जनवरी 2023 में पंजाब पर रेफरेंडम का एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस का प्लान है। पंजाब को आजाद देश बनाने पर जनमत संग्रह करेगा। खालिस्तान रेफरेंडम में 6.5 लाख वोटिंग का दावा कर रहा है। अगली वोटिंग 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया में होगी। यह है इनकी साजिश। और सियासतदान, देश के सियासतदान, केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार आने से पहले कह रहे हैं पंजाब के हालात ठीक नहीं है। सुनिए जरा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, निरंतर ऐसे हमले हो रहे हैं। कभी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली पे हमला होता है, गैंगस्टर्स लोगों को मार रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, और तो और पुलिस सुरक्षा में लोग मारे जा रहे हैं। पंजाब की कानून व्यवस्था, पंजाब के हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती है। पंजाब सुरक्षित नहीं है, पंजाब सुरक्षित हाथों में नहीं है, और पंजाब की सरकार लॉ एंड ऑर्डर लेकर गंभीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर ਦਾ। प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री तो प्रचार मंत्री हैं, वो गुजरात घूमने जाएंगे, वो दिल्ली भी आ जाएंगे, भ्रष्टाचार में तरीके बताएंगे अरविंद केजरीवाल को कि कैसे काले धन को तिजोरी में वापस लाना है। ये सब नेताओं के पहले के बयान है जो बार बार आगाह कर रहे हैं देश को कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। तस्वीरों के जरिए भी मैंने आपको दिखाया। बिहार में भी वैसे सब कुछ ठीक नहीं है। बात बिहार की करेंगे। बिहार में नशे में सरकार है और नीतीश कुमार है, यानी नीतीश कुमार को गुस्सा भी आ रहा, आग बबूला भी हो रहे, राज्य में लोगों की जाने जा रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, फर्क क्यों पड़ेगा? जान जाए तो जाए। अगली तस्वीर दिखाई जाए, ये आप देख रहे हैं
40 मौतें हो चुकी हैं, 40 मौतें। न जाने कितने लोग बिस्तर पर पड़े हैं जहरीली शराब पीने के बाद, लेकिन नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ता है? मरे तो मरे लोग। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, महिला रो रही है। ऐसे ही परिवार वालों का बुरा हाल है, लेकिन सोचिए सूबे का दुर्भाग्य ये है, सूबे का दुर्भाग्य और बदकिस्मती ये है कि मुख्यमंत्री कह रहा है कोई पिएगा तो मरेगा ही। इतना संवेदनहीन भी कोई मुख्यमंत्री भला कैसे हो सकता है? देखिए नीतीश क्या कह रहे हैं, ये परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं, हैरान करने वाला बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार, कहा शराब पिएगा वो मरेगा ही। जहरीली शराब से हमेशा मौत हुई है, बिहार में नहीं देश भर में लोग मरते हैं, और शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग मरते थे। और शराबबंदी के दौरान लोग गड़बड़ी करते हैं। लोगों को शराब से खुद सतर्क रहना चाहिए। शराब से मौत पर मुआवजे की मांग होती है। लोग शराब क्यों पीते हैं? पिएंगे तो मरेंगे ही। इस पर केवल शोक व्यक्त किया जा सकता है। ये नीतीश कुमार के शब्द थे। आइए देखिए जरा, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये बिहार के लोगों की बदकिस्मती है कि नीतीश जैसे मुख्यमंत्री हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, कह रहे हैं मरेंगे तो मरे, पिएंगे तो मरेंगे। सुनिए, जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। अब इसे उम्र का दोष कहें या कुर्सी का मोह, विपक्ष का दबाव कहें या जनता में बढ़ते गुस्से का एहसास, नीतीश बाबू अब लड़खड़ाने लगे हैं। उनकी जुबान फिसलने लगी है। अब वो राज्य की जनता की सेवा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हैं, और इसीलिए बिहार की जनता पर ही इल्जाम लगाने लगे हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। कल आपने उनका एक रूप और देखा था। तब नीतीश बाबू जहरीली शराब से मौत पर पूछे गए सवालों से बौखला उठे थे और विपक्ष पर आंख लाल पीली करते हुए उसे धमकाने लगे थे। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। चारों ओर चीख पुकार मची है। हर तरफ से मौत की खबरें आ रही हैं। जो अस्पताल में हैं, वो घर लौटेंगे कि नहीं, इस पर भी भरोसा नहीं। लेकिन नीतीश बिहार की जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। पियोगे तो मरोगे, पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। काला दिन आज का दिन लिखना चाहिए। लाश पर राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। आखिर नीतीश को कौन बताए कि लोगों ने खुद अपने घरों में शराब बनाकर नहीं पी, उन्हें शराब बेची गई, जिसे रोकने की जिम्मेदारी उनकी सरकार पर है, उनके प्रशासन पर है। अब उनके ताजा बयान के बाद प्रशासन भी बिहार की जनता को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सुनिए, लोग गैरकानूनी तरीके से, गलत तरीके से शराब का इंतजाम करते हैं और उसको फिर पीते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु होती है। तो मेरा अनुरोध है सभी आप मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से कि कृपया गैरकानूनी कार्य नहीं करें। इससे न सिर्फ आपकी मृत्यु होती है, बल्कि पूरा समाज और पूरा परिवार बर्बाद होता है। मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा पियोगे तो मरोगे। वाकई 40 लोग अब तक मर भी चुके हैं। देखिए जरा तस्वीरें देख रहे हैं आप। शराब से अब तक 40 मौत हो चुकी है बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता। 35 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। कई लोग अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। छपरा के मशरक और इसुआपुर में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादा लोग मरे, सिर्फ 40 नहीं मरे। बिहार सरकार सच को छिपाने की कोशिश कर रही है। प्रशासन ने कई लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है, ताकि शराब से मौत का आंकड़ा कम दिखाया जा सके। प्रशासन ने अब तक केवल 26 का आंकड़ा बताया है। खबर यह भी है कि कई लोग चुपके से अपना इलाज करा रहे हैं, ताकि प्रशासन शराबबंदी कानून में उन्हें कहीं गिरफ्तार न कर ले। यह हकीकत, लोगों का गुस्सा सुनिए। जब लोगों को पता चला कि उनका इतना शानदार मुख्यमंत्री है जो लोगों की मौत पर कह रहा है पियोगे तो मरोगे, सुनिए लोग क्या कहते हैं।
सफल है शराबबंदी तो क्रेडिट आप लेंगे और नुकसान है तो जनता लेगी। है नीतीश बाबू तैयार रहिए, 24 में तो साफे हैं, 25 में पूरा साफ है। दारू आज से बिक्री हो रहा है। जब से नीतीश कुमार दारू बंदी किया हर जगह दारू 1000 रुपया मिल रहा है। आप ही नहीं मिलेगा हम लोग चक्का जाम कर देंगे, बिहार के चक्का हम लोग जाम कर देंगे युवाओं ने। हम फौजी होकर, हम देश के फौजी होकर बोल रहा है और नीतीश कुमार के धजिया हम लोग उड़ा देंगे। मुआवजा तो देना चाहिए, जब शराबबंदी है तो शराब मिलना नहीं चाहिए। अगर ये मिल रहा है तो ये नीतीश कुमार की कमजोरी है और प्रशासन को भी उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको एकदम 100% हमारे हिसाब से तो खोल ही देना चाहिए कि जिसको पीना होगा ब्रांडेड पिएगा, रीट तो नहीं पिएगा, कम से कम मरेगा तो नहीं जहर खा के। गलत काम वो कर रहे हैं जो शराबबंदी किए हुए हैं। मुआवजा तो उनको देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। हम लोग जबरदस्ती लेंगे, वो चाहे राय से दे चाहे बेराय से, उसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम लोग आंदोलन करेंगे, बंद करेंगे, पूरे बिहार को बंद करेंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब। मुआवजा एकदम देना चाहिए। जब जौहर पिलाकर सबको जान ले लिए उस सबका, तो उनको मुआवजा एकदम, उस सबको सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। कोई भी स्कीम नीतीश कुमार लागू करते हैं तो क्रेडिट कौन लेता है? नीतीश कुमार लेते हैं। तो दारू पीने से जो मरा है उसको मुआवजा कौन देगा? नीतीश कुमार देगा। हम कह रहे हैं कि उनको जेल भेजा जाए, लागू तो वही किए हैं। ठीक है, मुआवजा नहीं दे, जिसके उनके घर में अगर कोई मरेगा तब नहीं। यहाँ एक घर में 8-8 लोग मरा है और बताइए उसके घर में कमाने खाने वाला कोई नहीं है तो कहाँ से वो अपना जीवन यापन करेगा? औरत सब है, विधवा हो गई। लागू किए हैं तो किसी को जेल मत भेजिए। लोगों ने, उम्मीद कर रहा हूं नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को सुन लिया होगा जो कह रहे हैं 24 में भी बताएंगे और 25 में भी बताएंगे। हो सकता है नीतीश को फर्क ना पड़े क्योंकि 25 की दावेदारी तो वो तेजस्वी को दे चुके हैं। बहरहाल लेकिन हंगामा विधानसभा में हुआ, ये देखिए, एम्बियंस दीजिए। बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर हंगामा किया। 40 मौत जिस राज्य में हो गई हो वहां का मुख्यमंत्री ऐसे बयान देगा तो इसी तरह का हंगामा होगा, ऐसे ही प्रदर्शन होगा, ये होना लाजमी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। बीजेपी का डेलीगेशन छपरा पहुंचा जहां मौतें हुई है सबसे ज्यादा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, लोगों से मिला। ये गाड़ियों में आप तस्वीरें देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को आप देख रहे हैं। बिहार में जुबानी जंग हो रही है। बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है इन मौतों के बाद क्योंकि मुख्यमंत्री जवाब देने से बच रहे हैं। बिहार बीजेपी ने ट्वीट किया, लिखा, मौत के मातम से पसरा है सन्नाटा, सोचिए उन परिवारों की कैसे कटी होगी रात। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? बताएं हठ धर्मी नीतीश कुमार। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, नीतीश को सदन में क्षमा मांगनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने लिखा, जब से शराब नीति आई है गरीब मारे जा रहे हैं, नीतीश कुमार को संवेदना दिखानी चाहिए, आपसे नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। राशिद अल्वी कांग्रेस नेता ने लिखा, शराब से मौत दूसरी जगह भी होती है, हरियाणा और गुजरात में भी मौतें हुई है। संजय जायसवाल बीजेपी अध्यक्ष बिहार, उन्होंने लिखा, बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, बड़ी घटना होती है, केवल सिपाही सस्पेंड कर दिया जाता है। राजीव प्रताप रूडी ने लिखा, शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है, सवाल किससे पूछा जाए, कौन जिम्मेदार है? भाई वीरेंद्र आरजेडी के नेता ने लिखा, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, बीजेपी शराब माफियाओं से मिली हुई है और मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं। नित्यानंद राय लिख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, बिहार की जनता का मोहभंग हो गया है, नीतीश सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई की बजाय व्यंग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने लिखा, सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, शराब बेचने वाले खुले घूम रहे हैं, आम जनता को जेल भेजा जा रहा है। अब आप समझिए, नीतीश कुमार समझ नहीं रहे अब तक इस कदर संवेदनहीन है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहाँ थे कि भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है? जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के, और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है, उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट,
जो करना हो मार्केटिंग ये लोग करेंगे। 100 से ज्यादा के आंकड़े भी माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं पूरी तरह से इसके लिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को मुआवजा मिलना चाहिए। ये बार बार नरसंहार बिहार के अंदर सत्ता पोषित नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में जिस तरह से किए हैं उसी से हमको शंका हुआ, इसीलिए हम लोग आए हैं धरातल की सच्चाई जानने के लिए। नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? आपने शराबबंदी लगाई तो इसको इन्फोर्स करने में असफलता क्यों रही है बार बार? और आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने विधानसभा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आप देश के एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 17 साल आपके हो गए, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं आप, ये भाषा आपको देती है शोभा क्या? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर अब चले हैं उस रास्ते में उनको अपनी कमजोरी दिखाई पड़ रही है, चीजें उनसे संभल नहीं रही हैं। अगर शराबबंदी के बावजूद शराब बन रही है और जहरीली शराब बन रही है तो फिर इसको दुर्घटना नहीं माना जा सकता, ये हत्याएं हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रायोजित हत्याएं। तो आपने तो शराबबंदी किया ना, फिर शराब बंद कैसे रही है? शराब आई कहां से? अब सोचिए जरा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब बंद है बिहार में, शराब बंदी है। तो बुनियादी सवाल, पहला सवाल तो नीतीश कुमार से भी पूछा जाएगा, अगर बंदी है तो शराब कहां से आ रही है? और शराब बंदी के बावजूद आ रही है तो पहले जिम्मेदार आप हैं। लेकिन देखिए कैसे आ रही है शराब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, बिहार में वैसे तो शराब बंदी है, लेकिन 2016 में शराब पर रोक लगाई गई थी सरकार द्वारा। सरकार ने कानून के जरिए इसे बैन कर दिया था राज्य में शराब से, लेकिन लगातार मौतें हो रही थी। उसके बावजूद घर बर्बाद हो रहे थे, महिलाएं परेशान थीं, और जिसका नीतीश को सियासी फायदा हुआ शराबबंदी से। मकसद पूरा होता दिख नहीं रहा है। हालात ये बता रहे हैं, शराब पर पाबंदी लगे 6 साल बीत चुके हैं और इस दौरान 1000 से ज्यादा मौतें बिहार में हो गई हैं। शराब के केस में 6 लाख लोग जेल में, 6 लाख लोग जेल में। प्रतिमा 50,000 गिरफ्तारियां हर महीने हो रही हैं बिहार में। हर महीने 3 लाख लीटर शराब की जब्ती हो रही है। बावजूद इसके शराब का धंधा तो वैसे ही चल रहा है और बढ़ रहा है। राज्य में शराब तस्करों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। पाबंदी के बावजूद ये खुलेआम शराब बेचते हैं और से नेता, प्रशासन, पुलिस इन्हें संरक्षण भी देती है। नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाया जाता है, जिस वजह से प्रभावी कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। दिखावी कार्रवाई जरूर होती है। शिकायत करने वालों को परेशान किया जाता है। शराब माफिया के वो निशाने पर आ जाता है जो शिकायत करेगा, पुलिस भी उसे झूठे मुकदमे में फंसा देती है। उसके बाद ये हो रहा है बिहार में। सुनिए जरा सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि 40 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार छिपा रही है। सरकार कह रही है कि जब तक विसेरा रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि शराब पीने से मौत हुई, अन्य कारणों से मौत हुई। अब पिछले 6 साल में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लाख लोग जेल जा चुके हैं। तो आखिर ये क्या सही है? ये क्या हो रहा है बिहार के अंदर? पुलिस राज कायम हो गया है। बीजेपी के लोग दारू में पकड़ा है कि नहीं? बीजेपी बनाने वाले दारू में पकड़ा है कि नहीं? हम जानना चाहते हैं। और आज आप राजनीति कर रहे हैं, 50-60 मौत पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आप मौत पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, आप ऐसी चीजों पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। इसमें खाली गाली गलौज से क्या होगा? सोचिए, ऐसा मुख्यमंत्री जो 40 मौत पर, उन परिवारों से पूछिए क्या सोच रहे होंगे, क्या दिमाग में होगा। मुख्यमंत्री मौत पर कह रहा है पियोगे तो मरोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं बता रहा है। और सवाल बड़ा यह है कि पहली जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री की है कि कैसे उनके राज्य में जहर बिक रहा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है, क्या चीन जंग की तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ी खबर है, चीन आखिर क्यों कर रहा है ये सब। आप देखिए, तवांग हो गया, डोकलाम हो गया, ये जो हरकतें चीन कर रहा है ये बेवजह नहीं कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये जो झड़प हुई, ये झड़प क्या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन भारत को उकसाना चाहता है।
चीन उकसावे की कार्रवाई अलग अलग जगहों पर कर रहा है। उसने जगहों को चिन्हित कर लिया है और उसके बाद चीन की तैयारी बड़ी जंग की, बड़ी लड़ाई की है, इसीलिए वो हिंदुस्तान को उकसा रहा है। क्या चीन किसी बड़ी तैयारी में है? चीन के टैंक, चीन की फौज और चीन की तोपें, बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला सरहद के पास बढ़ता जा रहा है। क्या चीन जंग की तैयारी कर रहा है? जिनपिंग के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? फिर कोई खुराफात करने वाला है चीन? जिनपिंग अपनी सेना से तैयार रहने के लिए कह चुके हैं। यह तैयारी किसके खिलाफ है? बॉर्डर पर बार बार उकसावे की चीनी कार्रवाई के पीछे चीन का कोई बड़ा गेम प्लान है। अब देखिए जरा चीन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और चीन की तैयारी क्या है, वो आपको बताने जा रहा हूं। और इसके पीछे चीन की मंशा क्या है, देखिए जरा। दरअसल ये आप देख रहे हैं, ये उकसावे की कार्रवाई चीन कर रहा है। तवांग में पिटने के बाद चीन का झूठ सामने आया। झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है जिनपिंग। अरुणाचल सीमा के पास निर्माण कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। गांव और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है आसपास। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की चालबाजी साफ नजर आ रही। युद्ध के हालात में तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी, इसकी तैयारी चीन ने कर ली है। यह बेवजह तो नहीं की, चीन के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चीन ने एलएसी पर 3 ब्रिगेड तैनात कर रखी है अपनी। हर ब्रिगेड में 4,500 सैनिक शामिल हैं। सर्दियों में लद्दाख के पास भारी जमावड़ा है और पैंगोंग झील के पास पुल बना रहा है चीन, सैनिकों के लिए शेल्टर बना रहा है। यह तैयारी हमारे सहयोगी गुरसिमरन एलएसी से 6.5 किलोमीटर दूर तक पहुंचे। वो बंकर्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले रिपब्लिक की टीम पहुंची। पहली बार आप इतने नजदीक एलएसी पर कोई रिपोर्टर पहुंचा है। गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए। ये इलाका जो है 6.5 किलोमीटर दूर है उस इलाके से, यांगसे से, जहां पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो है वो हाथापाई हुई थी। और इन ऊंची पहाड़ियों पे आप देखिए, ये जो है 16, 17, 18 हजार फीट की ऊंचाई पर पहाड़ियां हैं जहां पर भारतीय सैनिक जो हैं वो तैनात रहते हैं। ये आखिरी पॉइंट है जहां पर जो है हम जा सकते हैं। इससे आगे सुरक्षा कारणों की वजह से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मौजूद हैं। यहाँ पर ऑल्टीट्यूड की बात की जाए तो तकरीबन 13,500 है। अगर बाकी परस्पर ऊंची जगहों की बात की जाए तो इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि भारतीय सेना ने कितनी चौकियां जो हैं वो बना रखी हैं। और ये चौकियां इसलिए हैं ताकि दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत को विफल किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं चीन की नजर कहां कहां खराब है। चीन इस वक्त कहां कहां देख रहा है और क्या करने वाला है, वो एक एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन की साजिश किस जगह पर है, कहां क्या हरकत कर रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है, देखिए सर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लद्दाख देख रहे हैं आप। लद्दाख में आपको नजर आ रहा है चीन के साथ भारत और चीन के दरमियान 1597 किलोमीटर का बॉर्डर है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा लद्दाख में बॉर्डर है। चीन तेजी से लद्दाख में निर्माण कार्य कर रहा है। दूसरा पॉइंट है डोकलाम। एक बार फिर डोकलाम पर चीन की नजर है। यहां भी चीन अपने गांव बसा रहा है डोकलाम में। सैनिकों की संख्या भी डोकलाम में बढ़ा दी। ये सब ट्रिगर पॉइंट है। अगला पॉइंट है तवांग। तवांग पर चीन की लंबे वक्त से नजर है और तवांग सामरिक तौर पर बहुत अहम भी है। अरुणाचल का सबसे पश्चिमी हिस्सा है तवांग। चीन के साथ भूटान का बॉर्डर यहां जुड़ा हुआ है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है चीन, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कहता है इसे, और भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है। चीन ने यहां 15 इलाकों के नाम बदल दिए हैं। ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहां चीन साजिश रच रहा है, तैयारियां कर रहा है अलग अलग तरह की। आइए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिनसे हम सीधा सवाल करेंगे। के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के सिन्हा साहब, मेरा सवाल यह कि दर्शकों को हम बता रहे हैं क्या चीन
जंग की तैयारी कर रहा है। क्या मंशा है चीन की? देखिए, चीन अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है कि यदि भारत के साथ उसका जंग हुआ और वो इनिशिएट करेगा 62 की लड़ाई में हो या उसके बाद, आज चीन देखता है कि कोई भी ऐसा स्टेट है कि जो उसके एम्बिशन को, खासकर शी जिनपिंग के एम्बिशन को रोकने वाला है, कि उसके रोड़ा है, तो वो भारत है। चाहे वो, देखिए, शी जिनपिंग 2012 में आए थे, उसके बाद उनकी जो भी है, चाहे ओबोर हो, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको ओवर वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव या BR कहते हैं, या उनकी जो एक ये है एक्सपेनिज्म कि हम एक्सपैंड करना है, जिसको हम विस्तारवाद कहते हैं, उसके अंदर में रोड़ा, या उसका इमर्जेंस जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करता है कि अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे, तो वो ये जानता है कि केवल ये क्षेत्रीय तरीके से नहीं भारत उसको, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सोचिए जरा, चीन के पड़ोसी बहुत से हैं, लेकिन चीन की नजर भारत पर क्यों है? यानी चीन पर नजर नहीं है, चीन की नजर जापान पर नहीं है, ताइवान पर नहीं है, भारत पर क्यों है? यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। चीन भारत पर टारगेट क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। आखिर ताइवान पर क्यों नहीं कर रहा है? ताइवान से रोज लड़ाई हो रही है, उसके बावजूद भारत पर क्यों? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, भारत, जापान और ताइवान, इधर चीन, लेकिन टारगेट पर इंडिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। खुद को सुपर पावर मानता है चीन। कोरोना के बाद जिनपिंग कई मोर्चे पर घिर गए चीन के अंदर। चीन में ही जिनपिंग का विरोध भी हो रहा है और ध्यान भटकाने के लिए चीन हमला कर सकता है हिंदुस्तान पर। जापान, ताइवान के साथ चीन का टकराव जरूर है, ताइवान से टकराव है, लेकिन चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? ताइवान के समर्थन में अमेरिका के आने से उसने अपना स्टैंड बदल दिया है, इसलिए ताइवान पर क्रॉस है। जापान दूसरा देश है, जापान ने से सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर चीन का टकराव होता है, लेकिन जापान पर भी चीन हमला नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत से 4 गुना ज्यादा जापान चीन का ट्रेड है। हम कहते हैं हिंदुस्तान में चीन का बहुत कारोबार है, लेकिन हमसे 4 गुना ज्यादा जापान के साथ कारोबार है, इसलिए जापान से नहीं भिड़ेगा। जापान पर हमले से तबाह हो जाएगा चीन, वो जानता है। खस्ता हाल चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा सीधा सीधा। LAC पर बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है इस वक्त चीन। एशिया में सामरिक ताकत दिखाने की तैयारी है उसकी। ऐसे में भारत चीन के सामने ज्यादा बेहतर विकल्प है लड़ने का। चीनी मीडिया में भी ताइवान जापान पर ही चर्चा हो रही है। ताइवान जापान से कोई टकराव नहीं है, यह चीनी मीडिया का कहना है। यह सब कुछ इशारे कर रहा है। बेशक चीन तैयारी कर रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान भी खाली बैठने वाला नहीं है। भारत भी तैयारी कर रहा है जंग की। ईंट का जवाब पत्थर से हम देना जानते हैं। तैयारी शुरू हो गई है, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, वॉर रिहर्सल शुरू हो गई है। और ये वॉर रिहर्सल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय वायुसेना ने किस तरह से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, बॉर्डर के बहुत नजदीक। ये तस्वीरें भारत की वायुसेना की ताकत की मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये तरीका होता है जब जंग के मैदान में अपनी सेना भेजनी हो, तो इसी तरह से पैराशूट के जरिए, हवा के जरिए जमीन पर उतारे जाते हैं अपने जाबाजों को। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं चिनूक का भी वायुसेना रिहर्सल कर रही है। इस परीक्षण में चिनूक का भी इस्तेमाल हो रहा है और ये चीन के बहुत नजदीक हो रही है रिहर्सल। इस रिहर्सल से चीन ने परेशान है सबसे ज्यादा। अगली तस्वीर दिखाई, और सुखोई, इस वॉर रिहर्सल में सुखोई 30 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है और चीन के पेशानी पर बल सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि चीन के बॉर्डर के पास हम रिहर्सल कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, लेह में फाइटर प्लेन, ये देख रहे हैं आप। तो सारे बॉर्डर्स पर इस तरह की रिहर्सल हो रही है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं फाइटर प्लेन, ये चीन को सबसे ज्यादा डरा रहा है। तो मैंने आपको बताया, चीन जंग की तैयारी बेशक कर रहा हो, लेकिन भारत भी जंग की तैयारी भी कर रहा है और पूरी तरह से तैयार भी है। अब भारत की ताकत की मैं बात करने जा रहा हूं कि भारत किस तरह से रिहर्सल कर रहा है और कहां कहां ये रिहर्सल हो रही है। कल मैंने बताया था इसकी शुरुआत होने वाली है। आज ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारत की तैयारी कैसी है। देखिए जरा, प्रधानमंत्री का स्टाइल यही है कि दुश्मन को पहले से भांप लेते हैं, उसकी नीयत भी और उसके बाद तैयारी होती है।
LAC पर एयरफोर्स का यह बड़ा युद्ध अभ्यास है। अभ्यास के जरिए चीन को सीधा और सख्त संदेश है। चीन बॉर्डर के करीब रफाल गरज रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में सुखोई की गर्जना हो रही है। चाबुआ जोरहाट एयरबेस पर यह एक्सरसाइज हो रही है। तेजपुर हाशिमारा एयरबेस पर युद्धाभ्यास हो रहा है। इसी तरह से हमारे लड़ाकू विमान आसमान में जो गर्जना कर रहे हैं, जिनपिंग का कलेजा भी कांप रहा है। झड़प वाले इलाके के करीब दिखाई ताकत भारत ने। कल भी ये एयरफोर्स का अभ्यास ऐसे ही चलता रहेगा। तवांग झड़प से पहले ही युद्धाभ्यास तय था। ये हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने की तैयारी है। लंबी दूरी की निगरानी वाले ड्रोन भी LAC पर तैनात है। रडार और नाइट विजन वाले कैमरे भी मौजूद हैं वहां पर। LAC पर चीन की हर हरकत का पता चलेगा। इससे अरुणाचल में 2319 किलोमीटर सड़क का निर्माण भी होगा। करीब 1200 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। चीनी सीमा पर सेला सुरंग से भी चीन को टेंशन है। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग है ये। सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है और 13,700 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण किया गया है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। जहां तवांग में झड़प हुई थी, वहां के अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। हाँ, देखिए, ये जो मैटर जो तवांग में जो हुआ है, वो चाइनीज लोग आगे आने का जरूर कोशिश किया है उन्होंने, मगर हमारे वहाँ पे भारतीय सेना का जो पोजीशनिंग है काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ में पोजीशनिंग है। और जिस प्रकार से अपने भारतीय सेना ने जो चाइनीज जो PLA जो घुसने का ट्राई किया, उनको फिर वापस अपने जगह में वापस ठेल के वापस भेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग तिब्बत के साथ में शेयर करते हैं और डेफिनेटली हम लोग का बॉर्डर को सेफगार्ड करना वो हम सब का ड्यूटी बनता है। तो 1962 का जो हालत है और अभी का जो हालत है, जमीन आसमान का फर्क है। 1962 में सेना का तैयारी या सेना का इस प्रकार से वहाँ पे पोजीशनिंग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का पूरा फर्क हो चुका है। और खास करके नरेंद्र मोदी साहब का टेन्योर में जो अभी लास्ट 8 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ, नॉट ओनली इन बॉर्डर एरियाज, बाकी जितने भी जो हमारा जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, कुल मिला के 8 राज्य है। आप शहरों में जाके देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कनेक्टिविटी का पोजीशनिंग आप देखिए कि लास्ट 8 सालों में किस प्रकार से बदलाव आया है। अभी जो स्टडी, तो भारत की ताकत आपने रिहर्सल के जरिए देख ली। अब 2 बड़ी और ताकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारत ने और क्या तैयारी कर ली। एक अच्छी खबर आपको देने जा रहा हूं जंग के मैदान से, वायुसेना के लिहाज से। ये आप देख रहे हैं रफाल, भारत को 36 रफाल मिलने थे, आपने खबर सुनी हो। आज 36वां रफाल हिंदुस्तान आ गया है, ये अच्छी खबर है। ये 36वां रफाल, अगली तस्वीर दिखाई जरा। आज इंडियन एयरफोर्स ने खुद ट्वीट किया और उस रफाल की तस्वीर भी ट्वीट की है। ये 36वां रफाल है जो भारत आ गया है। क्या लिखा है भारतीय वायुसेना ने इस ट्विटर में, ये आपको बताने जा रहे हैं। और भारत के लिए बढ़िया खबर यह है कि इधर भारत की ताकत भी पूरी तरह से बढ़ गई है। सारे रफाल भारत को मिल चुके हैं। देखिए, दरअसल रफाल को लेकर वायुसेना ने ट्वीट किया है और लिखा है, वायुसेना ने ट्वीट क्या किया है, द पैक इज कंप्लीट, यानी 36 का पैक जो आना था रफाल का, वो पैक कंप्लीट हो गया है। 36वां रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से उड़कर भारत UAE के रास्ते होते हुए भारत पहुंच चुका है। रफाल की रफ्तार आपको बताऊं 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। परमाणु हथियार भी ले जाने में यह सक्षम है। रफाल रडार से बचने के मामले में बेहतर साबित होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 में से 9 रेटिंग मिली हुई है इसे, 10 में से 9 नंबर। सोचिए, रफाल फाइटर जेट का वजन 10 टन है और करीब 24.5 टन हथियार ले जा सकता है अपने साथ। रफाल में 3 तरह की मिसाइल भी लगाई जा सकती हैं। पहली हवा से हवा में हमला करने वाला फाइटर, और दूसरे हवा से जमीन पर मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल, और तीसरी हवा से जमीन पर अटैक वाली हैमर मिसाइल भी इसमें लग सकती है। दुश्मन पर बिजली की तरह हमला करता है रफाल। और इस बीच बड़ी खबर और अच्छी खबर आपको बताते हैं, इधर रफाल आया, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अग्नि 5 का सफल परीक्षण चीन को परेशान करने वाला है। भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। झड़प के बाद
अग्नि 5 का सफल परीक्षण हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जो रोशनी आपको नजर आ रही है, ये अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये वो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, और बहुत दिन से ये परीक्षण रुका हुआ था। ठीक झड़प के बाद परीक्षण कर रहा है, एक संदेश भी है। इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा कि आखिर अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण किया गया है भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस हालात में, जब चीन से दो हाथ करने की तैयारी हो रही है और चीन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है अग्नि। देखिए जरा, ये आपको नजर आ रही है अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है। ओडिशा के कलाम द्वीप पर इसको आज टेस्ट किया गया है। 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये अग्नि 5, यानी 5500 किलोमीटर दूर। भारत ने रात में अग्नि का टेस्ट किया है। चीन से तनातनी के बीच यह बड़ा परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल से चीन इस वक्त टेंशन में है। पूरा चीन अग्नि 5 मिसाइल की दरअसल जद में आ चुका है। पनडुब्बी से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। परमाणु हथियार ले जाने में भी यह मिसाइल सक्षम है और 1360 किलो हथियार ले जा सकती है अपने साथ। ये 1360 kg स्वदेशी तकनीक से बनी है मिसाइल। ये अग्नि सीरीज की 5वीं मिसाइल है। करगिल के बाद से ये मिसाइल बनाई गई है अग्नि। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अग्नि 5 मिसाइल अगर भारत दागेगा, अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए, भारत दागेगा तो चीन इसकी रडार पर होगा। सबसे पहले दिल्ली से उरुमुकी दागेगा तो 1919 किलोमीटर पूरी चीन को सुहा कर सकती है अग्नि। दूसरा शहर प्ले कीजिए, दिल्ली से चीन के चेंगदू में 2600 किलोमीटर जाकर दाग सकती है अग्नि। तीसरा शहर देखिए जरा, दिल्ली से बीजिंग 3797 किलोमीटर, ये 5500 किलोमीटर की रेंज है। दिल्ली से ग्वांगझू 3646 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर की रेंज, और शंघाई तक गिरेगी जाकर 4246 किलोमीटर। तो यानी पूरा चीन अग्नि 5 के रडार पर होगा। यही चीन को परेशान करने वाला है। अग्नि की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है अग्नि 5 मिसाइल जो दागी गई है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन अब इसकी खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस अग्नि 5 की खासियत क्या है और ये भारत को कितना ताकतवर बनाती है। देखिए जरा, ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं कि कैसे भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है ये। मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से ज्यादा है इसकी। अग्नि सीरीज की ये एडवांस मिसाइल है। वजन इसका 50 किलोग्राम, 50,000 किलोग्राम इसका वजन है। स्पीड 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइट इसकी 17.5 यानी 17.5 मीटर है। न्यूक्लियर वॉरहेड 1500 किलोग्राम का है आगे का वॉरहेड। पूरा चीन अग्नि 5 की जद में है और अग्नि 5 के अब तक 8 टेस्ट हो चुके हैं। रात में भी हो चुका है अग्नि 5 का परीक्षण। इससे पहले स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में इसे शामिल करने की तैयारी है। मेक इन इंडिया की मजबूत मिसाइल है अग्नि 5। तो भारत के लिए यह आज बहुत अच्छी खबर है। एक तरफ अग्नि 5 का टेस्ट और दूसरी तरफ रफाल का आना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि कैसे फांसी पर लटकने वाला है एक जल्लाद, उसकी बात करेंगे हम। ये आप देख रहे हैं, बड़ी खबर ये आई कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद जो डीएनए टेस्ट किया गया श्रद्धा और उनके पिता का, उस डीएनए टेस्ट का मिलान हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली, श्रद्धा और श्रद्धा के पिता का जो डीएनए टेस्ट किया गया है उसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट क्या कहती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। रिपोर्ट ये बता रही है कि टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा है और जो डीएनए मिलान किया जाना था वो सफल रहा है। देखिए जरा, बाकायदा हड्डियां ली गई थी अलग अलग जगहों से। श्रद्धा की हड्डियां बरामद की गई थी। जंगल से जो हड्डियां मिली थी उन पर यह रिपोर्ट आई है और हड्डियों के डीएनए का श्रद्धा के पिता के साथ मिलान हो गया। मतलब जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा की ही थी, यह साबित हो गया है। ये हड्डियां मेहरौली के जंगल से बरामद की गई थी और आफताब की निशानदेही पर ही ये हड्डियां मिली थी। आफताब के फ्लैट में मिले खून के धब्बों का भी मिलान हुआ है। बाथरूम और किचन में खून के धब्बे श्रद्धा से मिले थे। सीएफएसएल से अब तक पुलिस को 2 रिपोर्ट मिली है। अभी भी सीएफएसएल
में 3 रिपोर्ट बाकी है जो मिलनी है। आखिरी वक्त श्रद्धा ने जो कपड़े पहने हुए थे और उनमें कुछ कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये कपड़े भी पुलिस को जंगल से बरामद हुए थे। इन कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। रोहिणी लैब में से पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। पूछताछ में आफताब ने हत्या की बात कबूली। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया था और हत्या करके आफताब ने शव के 35 टुकड़े किए थे। डीएनए रिपोर्ट सजा दिलाने के लिए बड़ा सबूत बन सकती है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा सागर प्रीत क्या कुछ कह रहे हैं स्पेशल सीपी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद। श्रद्धा मर्डर केस में जो CFSL रोहिणी लोधी रोड से रिपोर्ट हमें मिलनी थी वो मिल चुकी है। वो रिपोर्ट है वो पुलिस के लिए हेल्पफुल है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ साथ जो रोहिणी लैब से हमें पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी वो भी मिल चुकी है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं डीएनए से होगा क्या। एक डीएनए से क्या सच निकल कर आएगा ये आपको बताने जा रहा हूं कि शीना बोरा की हत्या हुई थी। डीएनए से ही सच आया है। शीना बोरा की हत्या मुंबई में 2012 में हुई। केस के मुख्य आरोपी शीना की मां इंद्राणी थी। आरोप यह था इंद्राणी ने कार में शीना का गला दबाकर हत्या कर दी। मुंबई के रायगढ़ के जंगल में शव फेंक दिया उसका। इंद्राणी ने खुद के बचाव के लिए बहाने भी बनाए। कहा यह कि बेटी शीना के जिंदा होने की उसने झूठी कहानी गढ़ी। कहा शीना जिंदा है और कश्मीर में रह रही है। लेकिन मामले में अहम कड़ी डीएनए जांच भी रही। डीएनए जांच रिपोर्ट में इंद्राणी की कहानी गलत साबित हुई। डीएनए जांच में यह कंकाल शीना का ही साबित हुआ और यह सच सामने आ गया कि जो जांच हुई और जो हत्या हुई वो शीना की हत्या हुई थी और इंद्राणी ने ही की थी। और इसी तरह से आफताब ने श्रद्धा की हत्या की यह भी साबित होगा। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। वारिस पठान जी, राजनीति होती है, मतलब ऐसा नहीं जब आप जुड़े नहीं थे या थोड़ा लेट है जुड़ रहे जरा, मैंने कहा पहले भी होती थी अभी भी होती है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमें पहले दिखती थी कि अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है वारिस जी,